सो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे फाइल डिक्लेरेशन कि हम अगर टाइप्स डिफाइन कर रहे हैं तो उन टाइप्स को हम टीएस की फाइल में नहीं डिफाइन करते, उनको हम एक अलग फाइल के अंदर डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक टाइप बनानी है तो मैं उसके लिए क्या करूँगा कि टाइप डॉट या टाइप्स डॉट डी डॉट टी एस, इस तरह से हम एक फाइल बनाते हैं। डी सी मीन्स डिक्लेरेशन, ठीक है। इसके अंदर मैं टाइप्स की डिक्लेरेशन करूँगा और मैं यहाँ पे एक टाइप बनाता हूँ आपके सामने, इंटरफेस और करेक्टर समथिंग एल्स, कार की टाइप में बना रहा हूँ। और कार के अंदर क्या होगा, उस कार का नेम होगा विच विल बी स्ट्रिंग, और इसके अलावा इस कार का मॉडल होगा और वो भी आई थिंक वो नंबर होगा। इसके अलावा कलर होगा, वो होगा स्ट्रिंग में। और आई थिंक मॉडल जो है उसको हम डेट कर सकते हैं, डेट या सो इस टाइप को अभी मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करूँगा, एक्सपोर्ट इंटरफेस कार। सो इस इंटरफेस को मैं इंपोर्ट करूँगा साथ वाली फाइल में यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा फर्स्ट ऑफ ऑल car1, और इसको मैं टाइप असाइन करूँगा कार की, और कार की टाइप उसने यहाँ से इंपोर्ट कर ली, कहाँ से, स्लैश टाइप से। अब ये जो फाइल है, ये फाइल रन टाइम पे लोड होती है, ऐसे समझ लें आप। मतलब ये फाइल आपका बर्डन नहीं डालती आपके एप्लीकेशन पे, ये लाइट वेट फाइल होती है। अगर आप टीएस की फाइल के अंदर टाइप्स डिफाइन कर रहे हैं और डी डॉट टी एस की फाइल में कर रहे हैं तो दोनों में आपको डिफरेंस पता चलेगा। ये फाइल थोड़ी लाइट वेट होती है और इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। सो अभी मैंने कार की टाइप इंपोर्ट कर ली। अब मैं यहाँ पे इसको वैल्यू असाइन करूँगा, और वैल्यू जो है वो मुझे यहाँ पे उस कार का नेम देना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद उस कार का मॉडल देना होगा, कलर देना होगा। मैं कलर दे रहा हूँ इसको वाइट या ब्लैक, कुछ भी आप दे सकते हैं। उसके बाद मुझे एक और चीज़ देनी होगी, वो है इसका ईयर, मॉडल। यहाँ पे आप डेट भी दे सकते हैं, डेट में आप न्यू डेट इस तरह से दे सकते हैं इसको। और यहाँ पे अगर मैं आपको अभी कार लॉग करवा के दिखाऊँ आपको, सॉरी, TSC इंडेक्स। तो यहाँ पे हमारा ये कंपाइल हो चुका है। नोड इंडेक्स करते हैं तो मेरे पास आ गया car1 और उसका नेम, कलर और ये उसकी डेट आ गई। अच्छा, डेट जो है इसके काफ़ी सारे फॉर्मेट्स होते हैं। अभी ये सिंपल है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे डेट डॉट नाउ करूँगा तो ये ईपॉक फॉर्मेट में हमें मिलेगी, बट उसकी टाइप ये नहीं होगी। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे उसके लिए मुझे देना पड़ेगा नंबर। अच्छा, ईपॉक फॉर्मेट क्या होता है? ईपॉक जो फॉर्मेट है वो बेसिकली आपके पास मिली सेकेंड में आपके पास टाइम आ जाता है। आप उस टाइम को कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर इस टाइम को अगर मैं यहाँ से कॉपी करूँ और मैं यहाँ पे एक और कंसोल डॉट लॉग लगा के यहाँ पे न्यू डेट लिखूँगा, तो इसके अंदर मैं अगर ये टाइम पास कर रहा हूँ और इसको मैं कर रहा हूँ अभी के लिए कमेंट, तो अब ये मुझे इसी टाइम को डिकोड कर देगा। अभी अगर आप टाइम देखें 2:14 हुए हैं या 13 पे हमने किया था। सो अभी चेक करते हैं, इसने वो मुझे कन्वर्ट कर दिया और ये 24:06 T9:14 और इस तरह से ये आपका ईपॉक टाइम कन्वर्ट हो गया आई थिंक। सो इसमें थोड़ा सा और भी अगर आपने यहाँ पे ब्राउज़र में, मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे एक वेबसाइट होती है ईपॉक कन्वर्टर। इस वेबसाइट में अगर मैं आके वो ईपॉक टाइम स्टैम्प जो मैंने यहाँ पे कॉपी की थी, ये वाली, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो इसने मुझे टाइम बता दिया। क्या बताया? 2:14 और वही मेरा यहाँ पे टाइम हुआ था, संडे June 9, 2024, और ये टाइम है मिली सेकेंड्स के अंदर। इसके अलावा अगर आपने लाइव देखना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे डेट डॉट नाउ ने हमें ये टाइम दे दिया और अभी टाइम था 2:15। सो अगर मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो ये आ गया 2:15। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे न्यू डेट के अंदर मैं टाइम पास कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इसने भी मुझे दे दिया
14 और 15, ये 24 आवर्स का फॉर्मेट होता है। सो इसको क्लोज करते हैं अभी। और यहाँ पे ये तो हो गया डेट। इसके अच्छा, डेट के अलावा आपके पास नंबर का फॉर्मेट भी होता है, उसको कहते हैं E.264 आई थिंक, या 164 आई थिंक। इसको, इस फॉर्मेट को कहते हैं E.164 फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में क्या होता है कि आपका जो नंबर होता है ना, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा इस फॉर्मेट के अंदर प्लस का साइन होता है, उसके बाद कंट्री कोड होता है, और उसके बाद आपका जो नंबर है विद आपका जो प्रोवाइडर है उसका नंबर। सो इस पूरे को हम E.164 फॉर्मेट कहते हैं। और अगर डेट का इस फॉर्मेट को देखें तो इसे हम कहते हैं ईपॉक। ठीक है, ईपॉक। सो ये फॉर्मेट्स हैं, अभी मुझे याद आया तो सोचा आपको बता दूं। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे ये D.TS की फाइल सिर्फ इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं होती, इसके अंदर हम वेरिएबल्स को भी डिक्लेयर कर सकते हैं, और उन का वर्ड यूज़ करना पड़ता है। और डिक्लेयर कॉन्स्ट, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर सकता हूँ लाइक बाइक, और इसको मैं टाइप असाइन कर दूंगा स्ट्रिंग। ठीक है, ये हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया। अच्छा, इसको अगर मैं इनिशियलाइज करूंगा तो वो मुझे नहीं करने देगा, वो मुझे बोलेगा कि आप नहीं कर सकते, इनिशियलाइजर्स आर नॉट अलाउड इन एम्बिएंट कॉन्टेक्स्ट। सो यहाँ पे मैं इसको ऐसे इनिशियलाइज नहीं कर सकता। इसके अलावा मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर सकता हूँ इंटरफेसेस भी। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं डिक्लेयर वाली, ये आप जब अपने पैकेज बना रहे होते हैं रिएक्ट जेएस के, नेक्स्ट जेएस के, या इस तरह के कुछ, तो उनमें आपको मॉड्यूल्स इस तरह से डिक्लेयर करने पड़ते हैं। सो मॉड्यूल मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ डिक्लेयर, और उसको इंपोर्ट भी करके दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे हम मॉड्यूल इस तरह से डिफाइन करते हैं कि पहले मुझे लिखना पड़ेगा डिक्लेयर, और उसके बाद मॉड्यूल, और मॉड्यूल का नेम आई थिंक सो, और इसके बाद मुझे इसके अंदर एक एक्सपोर्ट करना पड़ेगा वेरिएबल, उसको मैं कॉन्स्ट लेट से भी डिफाइन कर सकता हूँ। और वेरिएबल का नेम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कुछ भी बाइक BMW, और इज इक्वल टू, ये क्या होगा, ये इज इक्वल टू होगा नाइस। ठीक है, अब ये मैंने एक मॉड्यूल डिक्लेयर कर दिया, इसको मैंने डबल कोट में करना पड़ेगा, बाइक डैश मॉडल। ये हमने एक मॉड्यूल डिक्लेयर कर दिया। अब अगर मैं इस BMW के वेरिएबल को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, या मैं इसको एक वैल्यूज़ नेम से मैंने इसको रीनेम कर दिया, अगर मैं इस वैल्यूज़ को एक्सेस करना चाह रहा हूँ हमारी इस फाइल में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज़ को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सॉरी, मुझे इसके लिए एक अलग मॉड्यूल की फाइल बनानी पड़ती है, module.d.ts। इस फाइल के अंदर मैं यहाँ पे मॉड्यूल्स को डिफाइन कर सकता हूँ। ये मॉड्यूल मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा, और अब अगर मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट करूँगा तो इसने मुझे वो इंपोर्ट कर दिया। कहाँ से? वैल्यूज़ को इंपोर्ट किया बाइक मॉडल से। सो इसी तरह से आपके पैकेजेस भी काम करते हैं। आप अगर कुछ इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो वो इस तरह के कुछ जगह से इंपोर्ट होके आता है। सो इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आपको, वो मैंने रिमूव कर दिया वैल्यूज़ को, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक एरे बनाऊँ, लेट ARR1 इज इक्वल टू हाई। सो अगर मैं ARR1 डॉट मैप लगाऊंगा, सो मैप भी अगर आप, मैं इसकी डेफिनेशन के अंदर जाऊँ और वो डेफिनेशन आपको दिखाऊं, तो ये भी आपको मैप के अंदर जेनेरिक्स नज़र आएंगे जिनमें U लिखा हुआ है, और कॉल बैक फंक्शन, और इसमें भी जेनेरिक लगे हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा मैप जो है, इस मैप का पेरेंट क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये जो है, ये सारे के सारे एरे के फंक्शंस हैं, स्लाइस, सॉर्ट, शिफ्ट, रिवर्स, पुश, पॉप, ये सारे इंटरफेस एरे, और इसको जेनेरिक्स यूज किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे डिक्लेयर भी यूज किया गया होगा, और डिक्लेयर यहाँ पे ये रहा। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आपके जब आप लाइब्रेरीज और इस तरह की चीज़ें बना रहे होते हैं तो वहाँ पे आपके काम आते हैं। आप यहाँ पे कोई भी मेथड उठा लें, यहाँ पे फॉर ईच लगा लें आप, तो फॉर ईच की डेफिनेशन में हम जाएंगे तो वो भी इसी तरह से lib.es5.d.ts, इसी फाइल के अंदर, इस तरह की फाइल के अंदर ये डिफाइन हुई पड़ी हैं। सो आई नो अभी के लिए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, और इसकी वैसे ज़रूरत भी नहीं होती इतनी, तो यू कैन स्किप इफ़ यू डोंट वांट टू लर्न दैट। सो आज की क्लास के लिए इतना ही था।